वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। यूनिट 4 का चैप्टर 2 लास्ट है। ये पूरा सिलेबस ख़त्म करवा दिया आपका। लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना। ठीक है, ये है भारत का वैश्विक शक्ति के रूप में संभावनाएं और चुनौतियां कि क्या क्या हमारे आगे दिक्कतें आएंगी, वो सब चीज़ें पढ़नी है हमें कि मेन बाधाएं क्या हैं। ठीक है, हमने पहले भी बाधाएं वाला टॉपिक कर लिया है ऊपर, पर एक बार फिर से है, अब डीप में है। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? उत्तर उपनिवेशिक राज्य की व्याख्या। ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? बिल्कुल जब हम आज़ाद हुए ना 1947 में, उसके बाद के टाइम पीरियड में हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़े। क्योंकि देखो 200 साल तक हम किसी को गुलाम रहे, तो दिमाग में गुलाम वाली ना मानसिकता आ जाती है, हम दूसरे पर डिपेंड रह जाते हैं, हमें निर्भर होना पड़ जाता है, हमें कुछ आता नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, आ ही नहीं रहा समझ के कैसे देश चलाना है। तो इसमें हम क्या है, हम जीरो हो जाती है हमारी मानसिकता। ये सारी बातें बता रहे हैं कि वो लोग कैसे थे, क्रूर थे, उन्होंने पूरा हमारा सब कुछ जीरो से शुरू से एकदम अंत तक खराब कर दिया। शिक्षा व्यवस्था उन्होंने हमारी जीरो कर दी। तो अभी क्या है, भारत की ना विदेशी नीति जो बनी उस टाइम पीरियड में 47 में, नैतिकता पे बनी थी कि हम भाईचारा रखेंगे, हम सबकी हेल्प करेंगे, हम सब मिलके काम करेंगे पूरे एशिया के साथ। ऐसी थी हमारी कि हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, भाईचारा रखेंगे। नैतिकता पे थे हम बहुत ज़्यादा। हिंदू यूनियन, भाई भाई जो ये नारे चल रहे थे, इसीलिए तो चल रहे थे। पर हुआ क्या कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतनी नैतिकता का, इतना भी अच्छा बन के कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि इतना उस पे इन पे चाइना वाले पे ट्रस्ट किया। हुआ क्या, रिजल्ट में क्या मिला, रिटर्न में हमें क्या मिला? 62 की वॉर मिली है, अक्साई चीन का हिस्सा चला गया, हज़ारों सैनिकों की जान चली गई, ये मिला है हमें। तो ये कि जो इस टाइम पीरियड में हमने किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो ऐसे बनी, फिर आगे जाके कैसे चेंज हुई, तो हमने फिर तटस्थता, ये जब चीज़ें आई ना, अलग अलग चीज़ें हुई, ये सारा टॉपिक इसमें इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, बेसिक आपको ये बताना है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, बस ये स्टार्टिंग में 4-5 पेज ये बता रहे हैं, इसको एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट से, फिर मेन टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, क्या है, लगभग 200 वर्षों तक के लिए संसार में सार्थक छोटी आबादी द्वारा बड़ी आबादी के व्यापक गुलामी का प्रतीक है। छोटी आबादी कौन है? अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले, सारे अमीर अमीर, छोटी सी आबादी है। लेकिन जो बड़ी आबादी है ना, जो हम थे, कितनी बड़ी संख्या में थे हम पे क्या है, इन्होंने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल थे। संख्या में तो हम ज़्यादा थे, लेकिन तब भी ये हम पे कब्जा कैसे कर गए? छोटी सी कंपनी लाए कि हम व्यापार करेंगे, व्यापार करते करते देश पे कब्जा कर लिया, ऐसे। तो ये पूरा बता रखा है इन्होंने कि ये क्या थे, बहुत ज़्यादा क्रूर थे। औपनिवेशिक युद्ध बहुत क्रूर था, गलत किया गया, मानसिकता हमारी जीरो कर दी गई, हमसे सब कुछ छीन लिया, हमको सारा बहुत लूट के गए यहाँ से। तो ये बोल रहे हैं कि औपनिवेशिक जो गतिविधियां थी ना, इससे क्या है, राज्यों की स्थिति में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विस्तार को बुरी तरह प्रभावित किया। हमारे विस्तार तो क्या, हम तो ठप हो गए बिल्कुल ही। 200 साल तक हमारे विस्तार का तो छोड़ो, हमारी जो खुद की जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारा इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम था, यहाँ पे सब कुछ था, हमारे पास सब कुछ था, हमारा सब जीरो कर दिया इन्होंने, हमारी शिक्षा बंद कर दी आते ही। हमारी जो शिक्षा के स्कूल वगैरह थे सारे बंद कर दिए थे, अपने स्कूल खोल दिए थे जहाँ सिर्फ पढ़ाते थे इंग्लिश, ताकि बच्चा इंग्लिश सीखे, और हमारी खुद की लैंग्वेज कर दी इन्होंने जीरो। ऐसे इन्होंने बेसिक बताया हुआ है कि कहाँ से शुरुआत हुई है। अब क्या है कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और निर्धारित तत्व कि हमने जो बनाई, हमारा क्या सिद्धांत रहा 47 में, जो हमारा पहला चरण है ना, उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे बेटा? आपका तटस्थता, कि हम सबसे अलग है, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, ना हम अमेरिका में जा रहे हैं, ना हम सोवियत संघ में जा रहे हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, हमने संरक्षण कर लिया अपना, हम अपने आप को प्रोटेक्ट रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सहयोग तो करेंगे, ठीक है, सहयोग कर देंगे, कहीं पर कोई दिक्कत सहयोग कर देंगे, मित्रता भी रख रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारी तुमसे दुश्मनी है, पर हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारी तुमसे दोस्ती है। हम ऐसा व्यवहार रखेंगे कि ना ज़्यादा, हद से ज़्यादा किसी में घुलना मिलना, ना किसी से दुश्मनी रखनी, ऐसा व्यवहार। ठीक है, पंचशील का मॉडल रखेंगे हम कि किसी के साथ हमें गलत नहीं करना, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, लोकतंत्र को रखेंगे। भारत में उपनिवेश को क्या है, पूरी तरीके से गलत बताया कि उपनिवेश गलत है, रंगभेद गलत है, असमानता गलत है। वैश्विक शांति पे बात करेंगे हम, मध्यस्थता पे बात करेंगे कि अगर लड़ाई हो रही है दो देशों की, तो तुम अपनी रोटी मत सेको उसके बीच में, तुम क्या करो, उसके बीच में मध्यस्थता करवाओ, उनके बीच में बैठ के उनकी लड़ाई को ख़त्म कराओ। ठीक है, ये तो ये क्या, स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष के बाद, बहुत लंबा संघर्ष चला, सबको पता है कितनी लंबी लड़ाई चली, कितने सारे आंदोलन हुए थे, वो सारी चीज़ों के बाद 47 में भारत में ब्रिटिश के शासन से स्वतंत्रता मिली। कब गए ब्रिटिश वाले? जब वो खुद वहाँ से कमज़ोर हो गए थे, वहाँ पे चला था वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उस टाइम पीरियड में ये कमज़ोर पड़ गए थे। 47 में वर्ल्ड वॉर 2 आपका ख़त्म हुआ था, तब तक तो ये लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए थे आधे। 47 फिर ये यहाँ से जाना पड़ा ही नहीं, क्योंकि उन्हें अपना देश संभालना था, हमें कैसे संभालते ये, तो ये फिर बहुत सारे देशों को छोड़ के गए थे। 100+ देश क्या उस टाइम पीरियड पे आज़ाद हुए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में ही खुद ख़त्म हो गए थे पूरी तरीके से।
सारा पैसा वॉर में लग गया था। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भारत ने विदेश नीति की दिशा एवं स्वरूप प्रदान करने के लिए आर्थिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में भी भारत का एक राष्ट्र के रूप में एकजुटता भी है। हमने हमारी नीति कैसी थी? एकजुटता, भाईचारा, नैतिकता, हम इस चीज़ों पे रहे। लंबे औपनिवेशिक शासन के बाद भारत की विदेशी नीति में उत्तर उपनिवेशिक विशेषताएं दिखती हैं। मतलब ये जो हम इतने समय तक उनके उपनिवेश रहे तो उनके जो इफेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे हमारे इसमें। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अब राष्ट्र नेता भारत की परंपरा, संस्कृति और मूल्यों को सीमांकित पुनर्मूल्यन का पुनर्व्याख्या कर रहे थे। जो हमारी पहले से चलती आ रही थी ना, हम लड़ रहे थे ब्रिटिश वालों के खिलाफ, तो हमारी मेन बात क्या थी? एकजुटता, एक रहो, सारे मिल के लड़ो, सब मिल के लड़ो। यही सारी चीज़ें हमारी जो पहली फॉरेन पॉलिसी थी, फर्स्ट वाली जो चरण था, उसमें आ गई सारी ये चीज़ें कि हम सबको एक रहना चाहिए, पूरा एशिया एक मिल के रहेगा, हमारे पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, ये सब ऐसे चल ही रहा था। ठीक है, तब क्या ब्रिटिश शासन में पश्चिमी और व्यवस्था में भारत के बलपूर्वक लागू के इस तरह के भारतीय के संसदीय लोकतंत्र प्रणाली और ये न्यायपालिका में लागू हुआ। हमारे यहाँ पे क्या अलग अलग चीज़ें हमने लागू करी भारत में। अब इस तरह भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली आई, आधुनिक न्यायपालिका आई, ये सारी शिक्षा प्रणाली लागू की। भारत की विदेशी नीति में भी ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश शासन मजबूत संप्रभुता, शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सैन्य शक्ति को सर्वोच्च पर जोर देता था। ब्रिटिश वाले भी इन सब चीज़ों पे जोर देते थे कि सबसे ज़्यादा अगर ताकत का ही कुछ होना चाहिए तो वह आपकी सेना ताकतवर होनी चाहिए। ठीक है, संतुलन होना चाहिए, मजबूत आपका शासन होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबकी उसमें है राष्ट्रीय नीति में, फॉरेन पॉलिसी में। ये सब की फॉरेन पॉलिसी में हमारी में भी आएगा, उनसे हमने क्या लिया है। ठीक है, यद्यपि ब्रिटिश शासन के कठोर शोषण था, ये गलत थे, परंतु उनकी मूल्य प्रणाली स्वतंत्रता भारत के सरकार का विरासत में मिली है। मतलब ये कि कुछ कुछ जो इनके पॉइंट्स है ना वो हमें मिल गए विरासत में। ये उनके क्या, ये तो सभी के देश के हैं कि हमें कैसे स्ट्रांग होना, उनसे हमारा क्या संबंध, हम उनको नहीं रख रहे। ये सब चीज़ें बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसके बारे में हम कितनी बारी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार और समझा रही हूँ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? हमने हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना लिया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या स्टार्ट हो गया था? कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। कोल्ड वॉर कैसी सिचुएशन थी कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। कोल्ड वॉर का मतलब ही क्या था? सारे तो डरे हुए थे ना कि दो तो हो गई वॉर, तीसरी होने वाली है बस। तो इस टाइम पीरियड पे हमने क्या देखा था कि हम ना अमेरिका के गुट में जा रहे, ना हम सोवियत संघ वालों के गुट में जा रहे। हमारा तुम दोनों से कोई संबंध नहीं है। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना रहे हैं। जितने भी देश आज़ाद हुए हैं, 100% 100 से ज़्यादा देश आज़ाद जो हुए थे, उन सभी देशों का हमने एक मिलके आंदोलन बना लिया, जिसका नाम क्या था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, कि हम विकास करेंगे, सिर्फ हमारे विकास से मतलब है। तो क्या उत्तर उपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत ने एक अनोखी विदेशी नीति अपनाई। हमने अनोखी विदेशी नीति अपना ली कि हम किसी के उसमें नहीं जा रहे। पाकिस्तान किस में चला गया था? नाटो में, अमेरिका की तरफ गया। भारत की विदेशी नीति में विशेषताओं के भारत ने द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। हमने गुटनिरपेक्ष नीति को बनाया और अपनाया। भारत के प्रसार के कारण गुटनिरपेक्ष नीति में विदेशी आंदोलन बन गया। धीरे धीरे हमें देख के और भी देश आने लगे। स्टार्टिंग में थोड़े देश देश थे, पर जैसे हमने अपनाया फिर और देश वो हो गए कि भाई हम भी जा सकते हैं, जिसकी संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, उपनिवेश में अन्य स्वतंत्र राज्य, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे हमारे बाद भी जो आज़ाद हो रहे थे, वो सब क्या है इसमें आ गए 1947 में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात बता रहे हैं। सेकेंड जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत होने के बाद शीत युद्ध हो गया था स्टार्ट। उस टाइम पीरियड को क्या है? शीत युद्ध के शक्तिशाली और अलग विचारधारा वाले गुटों के बीच में एक अत्यंत युद्ध था। क्या था? अप्रत्यक्ष युद्ध था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के टाइम पीरियड पे जो हमारा चल रहा था, उस टाइम पीरियड पे इनका जो कोल्ड वॉर चल रहा था वर्ल्ड वालों का, वो क्या था? अप्रत्यक्ष युद्ध था। मतलब डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, मुंह से लड़ रहे थे, बोल बोल के एक दूसरे के इंसल्ट करना ऐसे। अमेरिका का गुट बना पूंजीवाद से रिलेटेड। दूसरी तरफ क्या है? सोवियत संघ का बना। दूसरी ओर क्या? सोवियत संघ वालों का बन गया। दोनों ही ग्रुप में हम नहीं गए। हम कहाँ चले गए ना? इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। इन दोनों में ही जाने के हमने मना कर दिया कि हम अपना बना रहे हैं। ठीक है, परमाणु नीति। अब हमारे इसके बाद परमाणु नीति भी आएगी। ठीक है, 1998 के टाइम पीरियड वाली है ना ये। तो इसमें क्या है? भारत की परमाणु नीति क्यों है? बैलेंस ऑफ पावर के लिए है। हमने हमारे परमाणु बम इसलिए नहीं बनाया कि हम किसी पे फेंक देंगे परमाणु और उसको ख़त्म कर देंगे। हमने हमारा सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया है कि हम हमारा पहले कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। हमने ये बात हमेशा बोली है। जब भी बना था, हमारा बन गया था, तो सारे जो अमीर अमीर देश है, सारे जिनके पास बने हुए हैं, सारे पांचों जो वीटो पावर वाले देश हैं,
पांचों महाशक्तियां हैं, ये जो पांचों के पास है, तो इन्होंने हम पे प्रतिबंध लगाने स्टार्ट कर दिए कि इनको बैन करो, व्यापार में बैन करो, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत वो हो गया था उस टाइम पीरियड पे। सब हमारे विरोध में खड़े हो गए थे, अमेरिका खड़ा हुआ था सबसे ज्यादा। तो तब हमने वाली बात बोली थी कि भारत एक जिम्मेदार देश है। हम ऐसे थोड़ी ना कि पागल है किसी पे भी बम गिर देंगे, वो भी परमाणु बम। हम कभी भी इस बम का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे कि हमने आगे से किसी पे किया। जैसे अमेरिका ने खुद ने क्या किया, उसने अपनी खुद की गिरबान में जाके देखा नहीं कि वो खुद ने क्या किया था, हिरोशिमा और नागासाकी के बम गिरे और वो हम पे प्रतिबंध लगा रहा है, हमें वो कह रहा है, जबकि खुद ने उसने क्या किया है। ठीक है, तो ये कि हमने वाली बात बोली कि हमने पहले कभी किसी पे नहीं करना। जब हम हमारे ऊपर ऐसी सिचुएशन आएगी, किसी ने हमारे साथ गलत किया, तो हम इसका यूज करेंगे। हम इसको सेल्फ डिफेंस में रख रहे हैं। और एक और बात, गैर परमाणु गैर परमाणु संपन्न देशों पे कोई भी ऐसा देश है जो छोटा सा देश है, उनके पास परमाणु बम है ही नहीं, हम उनके खिलाफ कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। कभी ऐसा होगा नहीं कि हम उन्हें धमकी दें या हम उन पे यूज़ करें। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जो जिनके पास है, जो हमारे खिलाफ खड़े हुए देश है, वो हमें धमकी दे सकते हैं ना कि अगर कोई भी लड़ाई हो रही तो हमें परमाणु बम की धमकी दे देंगे वो। तो हम ये वाली बात बोलने लायक थे कि तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी तो है भाई। बैलेंस ऑफ पावर इसी को कहा जाता है कि तुम्हारे दुश्मन के पास जितनी पावर है, तुम्हें अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, उसकी पावर तक खुद को ले जाना पड़ेगा। वरना दिक्कत क्या आती है, जब भी एक कमजोर देश है, दूसरा पावरफुल देश है, तो पावरफुल ही जीतेगा। तो ये है हमारी परमाणु नीति, जिसमें हमने क्या बोला है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए बना रहे हैं। हमें पावरफुल बनना है, तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। ठीक है, सफल पोखरण 2, पोखरण 1 सफल नहीं हुआ था, पोखरण 2 सफल हुआ था 1998 में। ठीक है, और इसमें ये कि भारत की परमाणु नीति केवल घरेलू राजनीति और बल्कि वैश्विक स्तर पर हमेशा ही एक ज्वलंत विषय रहा है। मतलब ये ज्वलंतता क्या है, खतरनाक होता है ना टॉपिक, जिसमें सब भड़क गए कि तुमने कैसे बना लिया परमाणु बम। जो ये नीति थी एनटीबीटी वाले की, अब कोई नहीं बनाएगा, उसको तुमने माना क्यों नहीं। हाँ, हमने सिग्नेचर नहीं करे थे उस पर, बट फिर भी उसको थोपा गया था दूसरे देशों पे। इन्होंने खुद ने बना लिया, पांचों देशों ने। इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जिन पांचों ने बना लिया, अब कोई दूसरा देश नहीं बनाएगा। ये थी इनकी नीति, जो कि गलत थी। भाई तुमने क्यों बनाए, फिर तुम भी उसे खत्म करो। या तो ये हो कि सबके पास ना हो, और अगर है तुम्हारे पास तो फिर हमारे पास भी होगा। ये थी ना मजेदार वाली बात की, या तो किसी के पास ना हो, और अगर तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी होगा। तो ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है, उत्तर औपनिवेशिक विमर्श में परमाणु मुद्दे पर ज्यादातर विमर्श नहीं हुआ था, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को संचालन उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी और विशाल वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता में होता था। जापान में 1945 में परमाणु बमों का उपयोग किया गया था, जापान पे। ठीक है, परमाणु हुआ था, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी वाला टॉपिक आएगा। इन दोनों पे क्या किया था, दोनों पे ही इन्होंने क्या किया, अमेरिका वालों ने। जबकि जापान वाले सरेंडर कर रहे थे कि हम तुमसे नहीं लड़ रहे। अब जापान वालों ने सरेंडर कर दिया था, मगर तब भी अमेरिका ने क्या किया, इनके ऊपर हमला किया। क्यों किया, अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो कि चिंता का विषय बन गया था, बढ़ते जा रहा है। अगर जैसे ही इन पे हुआ, अब तक हमारे वर्ल्ड में जो अब तक हुआ है परमाणु हमला, वो सिर्फ इन पे हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। तो ये तो चिंता बन गया था कि जैसे इनके ऊपर हुआ है, अब तो और भी बढ़ गए हैं परमाणु बम। पहले इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने अब हो चुके हैं, अब तो बहुत खतरनाक वाले परमाणु बम बन गए हैं। तो क्या है, इसमें हुई भारी तबाही के बारे में मानवता की जाति पे ये क्या है, सोचने लग गए थे अब लोग कि अगर अब दोबारा हुआ तो क्या हो जाएगा। हालांकि शक्तिशाली राष्ट्र जो खुद पावरफुल थे, उसके विशेष रूप में संयुक्त अमेरिका वालों ने सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों ने परमाणु मुद्दे पर एकाधिकार कर लिया था कि जिन 5 ने बना रखे ना, उनके पास बनने दो, अब नए कोई और नहीं बनाएंगे। इन्होंने ये बोला था। सुरक्षा परिषद ने 5 स्थायी राज्यों में स्वयं को तो परमाणु कार्यक्रम चलाए और परमाणु परीक्षण किए। इन्होंने खुद ने बनाए, परंतु अन्य राष्ट्रों को जो बचे हुए ना शेष, जिसमें हमारे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा दी कि तुम नहीं बना सकते भाई। इन्होंने ये बोला कि ना परमाणु बम बड़ी खतरनाक चीज है भाई, जिन्होंने बना लिए अब कोई और ना बनाए, जो कि गलत चीज है। तुम ये कैसे बोल रहे हो, तुम्हारे पास पावर है, तुमने रख ली पावर अपने पास, हमारा क्या। हमारे दोनों दुश्मन देश है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, चाइना हमारा दुश्मन, दोनों के पास है भाई परमाणु बम। वो तो हमें कभी भी धमकी दे देंगे, तेरे पर बम गिरा रहे, फिर हम बोलने लायक कि हम क्या बोलेंगे, हम कैसे लड़ेंगे। तो ये कि गलत चीज़ थी। तो क्या है, सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर परमाणु कार्यक्रम को चलाने से रोक दिया था। सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे रहे थे कि जिन्होंने अब परमाणु बम अगर कोई बनाता तो हम सैनिक कार्रवाई कर देंगे। इसलिए जो हमारा पोखरण वाला है ना, पोखरण वाली मूवी है पूरी, उसके जॉन इब्राहिम की, उसमें पूरा ये वाली सिचुएशन दिखाई हुई कि हमने कैसे छुप छुप के, कितना छुप छुप के, छुपाते छुपाते हमने परमाणु बम परीक्षण करा था। जब बन गया था फिर बाद में रिवील किया था, पर हमने बड़ा खतरनाक तरीके से बनाया और बहुत डिफिकल्ट चीज़ थी इसे बनाना और छुपाना। बनाना इतना मुश्किल नहीं था जितना छुपाना था, क्योंकि सैटेलाइट हर वक्त घूमती रहती है,
सैटेलाइट हर वक्त देखती रहती है कौन क्या कर रहा है। अमेरिका के वालों की सैटेलाइट घूम रही है तो वो देखेगी नहीं कि यहाँ पे तो परमाणु बम परीक्षण हो रहा है, फिर अपनी सेना भेज देगी हमारे खिलाफ। ठीक है, युद्ध में उपयोग के अलावा भी परमाणु मुद्दे पर वैश्विक विमर्श में शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु का उपयोग का भी शामिल किया जाता है। परमाणु मुद्दे पर किसी भी प्रकार का विमर्श और शक्ति का परिवेक्षण देशों में वर्चस्व रहा है। मतलब ये बोलो कि वर्चस्व सिर्फ पश्चिमी देशों का रहा है। पश्चिमी देशों ने सारे अमीर वाले, सारे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति की, सारे पश्चिमी देश जिसमें सारे अमीर अमीर देश आ रहे हैं, इन्होंने किया है और बाकियों के देशों के पास है नहीं। तो ये सारी इनका बता रहे हैं। भारत के लिए परमाणु मुद्दा ज़्यादातर एक नैतिक मुद्दा था। हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमें लड़ना है किसी से, हमारे लिए हमारी खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए था। चूंकि भारतीय सभ्यता में प्रारंभिक रूप से अत्यंत नैतिकता रही है, हम हमेशा से अच्छे रहे, नैतिकता रही है, साम्यपूर्ण रहे, शांतिपूर्ण है, इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भी शांतिपूर्ण था। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी कैसा था? शांतिपूर्ण था, सत्यता पर था, अहिंसा पर था, गांधीवादी था हमारा पूरा। शत्रुओं को भी हमने किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, इसलिए भारत ने अपनी परमाणु नीति का दिशा निर्धारण करना ठीक हो गया। हमने निर्धारण तो किया, बट हमने हमेशा ये रखा कि हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे। पावर तो हमें चाहिए, पावर हम रखेंगे अपने पास, मगर मिसयूज नहीं करेंगे, पहल नहीं करेंगे हम। भारत को परमाणु कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है? भारत के पास परमाणु परमर्शन के होने के चाहिए और धीरे धीरे क्या क्यों होना चाहिए? क्यों? हमारे दोनों जो दुश्मन देश है उनके पास है, ऑब्वियस सी बात है, हमें बैलेंस ऑफ पावर तो करनी है, इसलिए हमारे पास भी होना चाहिए कि हमारे जो साथी देश है, जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं, हमारे साथ में जो देश हैं, पड़ोसी देशों के पास है, तो हमें भी तो चाहिए, इसलिए तो चाहिए हमें। सबके पास अगर पावर है तो हमारे पास भी तो होनी चाहिए। परमाणु जो शक्ति है ना, ये एक शक्ति है, यूज़ कोई नहीं कर रहा, सबको पता है अगर यूज़ करो तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। पहले जो इन्होंने यूज़ करा है अमेरिका वालों ने हिरोशिमा नागासाकी पर, ओजोन लेयर में छेद हुआ है, उनके कारण हुआ है, और जो उसका ओजोन लेयर में जो छेद हुआ है वो सबको भुगतना पड़ेगा। अब जो सूर्य की हानिकारक किरणें आ रही है, हानिकारक, वो ये देख के थोड़ी आ रही है अमेरिका ने करा तो सिर्फ अमेरिका पे जाएंगी, तो सब पे आएंगी, भुगतना तो सबको पड़ेगा। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है और उसमें परमाणु युद्ध हो गया तो कोई नहीं बचेगा। रेडियंस इतनी ज़्यादा होगी, पूरा दुनिया तबाह हो जाएगी, ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे और हम सब डूब जाएंगे। तो ये कि सबको पता है ये वाली बात, तो कोई यूज़ नहीं करेगा। परमाणु बम के क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेंगे ना सबको पता है, इसलिए कोई यूज़ नहीं करेगा। लेकिन सब बना बना के सबने रख रखे हैं। किस लिए रख रखे हैं? सामने वाले देश को धमकी देने के लिए। अगर हमें कोई धमकी देगा तो हम उसे धमकी देंगे। ये धमकी वाला केस है, बस यूज़ कोई नहीं करेगा। और अगर कोई सन की तानाशाह है तो वो कर भी दे, उसका कुछ कह नहीं सकते। जैसे किंग जोंग उन है, मुझे हमेशा पता नहीं क्यों वाली फीलिंग आती है, और मुझे हमेशा लगता है कि जिस दिन किंग जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया वाला है, सन की तानाशाह, अगर वो मरेगा तो वो ना परमाणु बम है, उसके पास परमाणु शक्ति है, वो खुद भी, कहीं वो मरने से पहले देश दुनिया को खत्म ना करके जाए कि मैं अब खुद मर रहा हूँ तो मैं किसी और को भी नहीं जीने दूंगा, मैं पूरी दुनिया पे परमाणु बम गिर दूंगा। तो ये कि कुछ भी हो सकता है, सबके पास परमाणु बम है, कब किसका दिमाग फिर जाए, कोई कुछ कर दे, दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसी तो सिचुएशन में हम जी रहे हैं। अब तुम्हारे मन में वाली बात आ रही है कि पढ़े क्या ना पढ़े, ये सब मत सोचो, पढ़ लो। ठीक है, अभी है टाइम हमारे पास जिंदा रहने के लिए। परमाणु शक्तियाँ सबके पास है। ये है अब क्या आर्थिक नीति भारत वालों की, हमारी आर्थिक नीति क्या है, भारत का पढ़ना है हमें इसमें। भारत की आर्थिक नीति क्या रही है कि हमें ब्रिटिश वालों ने बहुत लूटा है, हमें गरीब करके चले गए। वो व्यापार करते थे तो खुद के साथ ही करते थे, हमारा सारा सामान यहाँ से ले जाते थे, कच्चा माल सारा सस्ते से सस्ते दाम पे वहाँ ले जाके अपना दोबारा बना के उसको यहाँ पे ला के दोबारा महंगा बेचते थे। ये था उनका सिस्टम, टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो अब ये कि हमने आज़ाद होने के बाद 91 में कैसे कैसे चेंजेस किए, वैश्वीकरण कैसे अपनाया, उदारीवाद कैसे अपनाया हमने, ठीक है, और ओपन डोर की नीति कैसे अपनाई कि हमें खुले व्यापार करना, खुला बाजार खोलना है। एमएनसी कंपनीज जो होती है हमारी सारी, ठीक है, बहुआयामी कंपनीज को हमने कैसे अलाउ किया कि आप आओ और यहाँ पे क्या है व्यापार करो जिससे हमारा ही फायदा होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें देखना है हमें। भारत लंबे समय तक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहा है, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि होती है। ब्रिटिश शासन के दौरान अर्थव्यवस्था शोषण के भारत के गरीब बना दिया, उन्होंने हमारे साथ बड़ा गलत किया। औपनिवेशिक की प्रक्रिया के ने भारत की अर्थव्यवस्था संचालन को तोड़ दिया था। औपनिवेशिक वालों ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया था, जीरो कर गए हमारी अर्थव्यवस्था को। इसलिए स्वतंत्रता के बाद कृषि उत्पादन के ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि के अलावा भारत ने औद्योगिक उत्पन्न भी ध्यान दिया कि हमें उद्योग भी बनाने हैं और हमें उद्योग स्थापित करने हैं और अपना काम करना है, कि हमें व्यापार भी करना है प्लस कृषि भी करनी है। कृषि और उद्योग क्षेत्रों में एक योजना की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकास किया गया, जिससे भारत अपनी गरीबी को एक सार्थक स्तर पर काम करने के लिए सहयोग मिले, हमें सहायता मिली। कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हमने स्टार्ट किया। फिर हमने क्या है
इन बाधाओं को दूर करने के जो भी बाधाएं हैं तो उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए। बिजली को उत्पन्न करने के लिए, सिंचाई के लिए अच्छी कार्यक्रम के आपकी फसल कितनी अच्छी होगी सिंचाई पे डिपेंड करता है, सिंचाई अच्छी करवाओ। भारत में लौह और इस्पात का उत्पादन के लिए खनिज उत्पादनों का भी विकास किया गया। जैसे जैसे भारत का विकास हुआ, उन्होंने केंद्रीय नीति नियोजन अर्थव्यवस्था में अपनी सीमाओं को दिखानी शुरू की। उन्होंने क्या सीमाएं बढ़ानी स्टार्ट कर दी। परिणाम स्वरूप भारत में सकल घरेलू उत्पाद, हमारा जीडीपी की विकास दर लंबे समय तक लगभग स्थिर रही। हमारी दिक्कत क्या थी, पहले हमारी विकास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ संरक्षण की नीति में थे। हम बाहर से व्यापार नहीं कर रहे थे, हम लिमिटेड व्यापार कर रहे थे, अपने अपने देश में चल रहा था हमारा। जैसे हमने हमारी सीमाएं खोली तब हुआ व्यापार अच्छा। फिर क्या 1950 से 1980 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद जो है हमारा बढ़ता चला जाएगा। 3.5 की प्रतिशत दर से इसमें वृद्धि होगी जब हम क्या करेंगे, पूंजीवाद को अपनाएंगे। वृद्धि होगी, संकेत होगा। ये सारी इसमें बातें बताएंगे कि आर्थिक नीति पहले कैसी थी। पहले वाली हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हम किसी से व्यापार नहीं करेंगे, तब की दिक्कत क्या है। फिर जब हमने हमारी सीमाएं खोली, मल्टीनेशनल कंपनीज को अलाउ किया, तब हम उभर के बाहर आए। ठीक है, उभरता शक्तियों के रूप में हम बाहर आए। हमारा विशाल बाजार बने, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार है। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना फ़ायदा होता है। हम इस दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो इस बात का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहती है। उन्हें पता है कि इतने लोग हैं, यहाँ सामान बिकेगा हमारा, यहाँ के लोग खाएंगे पिएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ इन्वेस्ट करती हैं, जिससे क्या है हमारा ही फ़ायदा है। ठीक है, चाइना से भी हमारा व्यापार हो रहा है, अमेरिका वालों से, कनाडा वालों से, जापान वालों से, ऑस्ट्रेलिया वालों से, हमारा सबसे ही क्या है व्यापार चल रहा है। ये सारी इसमें बेसिक बातें आपको बतानी है। अब बेटा आपका सिलेबस ख़त्म इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छा एग्ज़ाम करके आना। सारा मैंने समझा दिया है। किसी को क्वेश्चन ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जब एग्ज़ाम अच्छा हो जाए तो आके लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अच्छे कमेंट्स भी करके जाना। ठीक है, अभी के लिए बाय। और ये कि मैं सेकंड सेमेस्टर के आपके सारे सब्जेक्ट करा रखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थर्ड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर सारे सेमेस्टर के, पूरा ग्रेजुएशन के सारे जितने भी हैं सारे करा रखे हैं। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट डली हुई है। बाय।